हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज अभी तक आपके पास 4 लेक्चर्स यूनिट्स एंड डायमेंशंस के आ गए होंगे। आज जो है लेक्चर नंबर 5 की हम बात करने वाले हैं। सो द टॉपिक इज यूनिट्स एंड डायमेंशंस, फिजिक्स का टॉपिक है 11th का, और आज जो है लेक्चर नंबर 5 की हम बात करने वाले हैं। ये चैप्टर नंबर 2 है। ओके, तो चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपको इंट्रोडक्शन में एक लेक्चर आपको मिल गया होगा, यूनिट्स एंड यूनिट सिस्टम्स में आपको एक लेक्चर मिला होगा, और डायमेंशंस में आपको अभी तक 3 लेक्चर्स मिले होंगे। तो आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, आज इसका पहला लेक्चर होगा और आगे इसके और भी लेक्चर्स आपके पास आएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस की बात करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि डायमेंशन जो होता है, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपके पास फोर्स है, तो मैंने आपको बताया था कि जो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता था दैट वाज mL/T -2, ठीक है ना। तो mL/T -2 आपके पास होता था फोर्स का डायमेंशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब ये होता है कि फोर्स में मास का जो है वो एक कंपोनेंट है, मास का एक पावर है, और लेंथ का एक है, और डिवीजन में टाइम के 2 है ना। ये आपके पास सबसे पहले डिवीजन में हो, टाइम के कितने हैं 2। तो ये इस तरह से हम डायमेंशनल फॉर्मूला को समझते हैं। अब यहाँ पे ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता था, इस डायमेंशनल फॉर्मूला के हिसाब से हम कई सारे इसके ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला इसके कई सारे एप्लीकेशंस हैं। तो वो एप्लीकेशंस अब हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो डायमेंशनल फॉर्मूला को जो सबसे पहला एप्लीकेशन और सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इनफैक्ट दूसरा वाला, इनफैक्ट ये भी इसके 3 एप्लीकेशन है क्वाइट इंपॉर्टेंट, तो जरा ध्यान से समझेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस की हम अभी बात करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला जो एप्लीकेशन है दैट इज टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू अनदर। मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक्स बता दूं। देखो हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कुछ 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं जो हम यूज करते हैं। सबसे पहले आपके पास CGS सिस्टम है ना, CGS सिस्टम, जहां पे मैंने आपको कहा था सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इसके बाद मैंने आपको दूसरा कहा था MKS सिस्टम है। तीसरा मैंने आपको कहा था FPS है, फुट पाउंड सेकंड। और चौथा जो आपके पास है दैट वाज SI यूनिट सिस्टम। मान लीजिए आपके पास एक यूनिट सिस्टम में कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो आपको कन्वर्ट करनी है किसी दूसरे यूनिट सिस्टम में, तब जिस चीज का हम यूज करते हैं दैट इज डायमेंशनल एनालिसिस। मान लीजिए मैं आपको कहूं कि एक ब्लॉक है, यहां पे इस ब्लॉक के ऊपर मान लीजिए 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अगर मैं आपको बताऊं कि बताइए इन CGS यूनिट सिस्टम, इन CGS यूनिट सिस्टम हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग, है ना, कितना फोर्स लग रहा है CGS सिस्टम में, हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। तो अगर मैं आपको बताऊं कि एक ब्लॉक है जिसके ऊपर 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसी ब्लॉक पे CGS सिस्टम के हिसाब से कितना फोर्स लग रहा होगा। देखो फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, फोर्स जितना इसका SI यूनिट सिस्टम है उतना ही CGS सिस्टम में भी लगा होगा, लेकिन CGS सिस्टम में यूनिट्स जो है वो डिफरेंट है। तो इसका मतलब जब उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो वो डिफरेंट तरीके से रहेगा। बात समझ में आ रही है? गुड। तो अब आपके पास अगर हम यहां पे देखें, इसकी हमें अभी जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चंस करेंगे तो आप वहां पे देख सकते हैं ये चीज। तो यहां पे आप देखेंगे पहला एप्लीकेशन जो डायमेंशनल एनालिसिस का है दैट इज टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू द अदर। तो मतलब यहां पे इसका जो पहला एप्लीकेशन दैट इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, ठीक है। इसको कभी कभी आप किसी किताब में ऐसे भी लिखा हुआ देखोगे, ठीक है ना, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, ठीक। तो यहां पे इस कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के लिए हम पहले जरा समझते हैं कि ये किस तरह से पॉसिबल हो सकता है। बेटा आपके पास अगर एक फिजिकल क्वांटिटी है, जब मैंने आपको डायमेंशनल एनालिसिस स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, तो ये फिजिकल क्वांटिटी के 2 हिस्से होते हैं। एक होता है जिस तरह से यहां पे आप देख सकते हैं मैग्नीट्यूड जो इसका है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, इसके 2 हिस्से होते हैं। एक वन इज कॉल्ड एज न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको हम डिनोट n से करते हैं, एंड द सेकेंड इज कॉल्ड एज यूनिट जिसको हम डिनोट करते हैं U से,
ठीक। अब मुझे एक बात बताइए, मान लेते हैं कि यहां पे ये जो एक ब्लॉक है आपके पास, अभी जो मैंने 10 kg का जो ब्लॉक, मान लेते हैं मैंने यहां पे 10 kg का एक ब्लॉक लिया, जिसके ऊपर एक फोर्स जो लग रहा है वो 10 न्यूटन का लग रहा है। मुझे बताइए ऐसा यूनिट सिस्टम में ये जो फोर्स लग रहा है ये 10 न्यूटन का है, तो क्या सीजीएस सिस्टम में ये बढ़ेगा? नहीं, सीजीएस सिस्टम में भी रहेगा तो सेम ही, बस इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका डिफरेंट होगा। जिस तरह से मैं बोलूंगा कि ऐसा यूनिट सिस्टम है जी, ये आपके पास 10 न्यूटन का फोर्स है, सीजीएस सिस्टम में ये फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, ये सेम रहेगा, लेकिन बस यूनिट सिस्टम बदल जाएगा। तो आपके पास नाउ मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज इफ सिस्टम ऑफ यूनिट इज चेंज्ड। ठीक, तो मतलब आपके पास ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसको मैं लिख सकता हूं अब कैसे? मान लीजिए ये जो मैग्नीट्यूड है इसको मैं लिखूंगा इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई u। n क्या है जी? न्यूमेरिकल वैल्यू, और u क्या है? यूनिट है। तो यहां पे आपके पास मैग्नीट्यूड जो है किसी भी क्वांटिटी का, ये दो चीजें इसमें होती हैं, एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा होता है यूनिट, जो कांस्टेंट होता है, ये कभी भी चेंज नहीं करेगा, जो कि मैंने आपको वहां पे बताया। मतलब अगर यहां पे मान लीजिए कि पहले वाले का जो अगर पहला वाला जो फिजिकल क्वांटिटी है इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 1 है और दूसरे वाले का यूनिट जो है u1 है, इसी तरह से इसी को जब मैं दूसरे यूनिट सिस्टम में ये दूसरे यूनिट सिस्टम में रिप्रेजेंट करता हूं, तो मान लीजिए वहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू n2 है और इसका यूनिट जो है वो u2 है, तो क्या ये दोनों बराबर होंगे? क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा कि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा जब सिस्टम ऑफ यूनिट्स को चेंज किया जाएगा। सिस्टम ऑफ यूनिट्स को चेंज करो भी, मैग्नीट्यूड जो इसका है वो सेम रहेगा। तो इसका मतलब n1 u1 जो आपके पास यहां पे मैं लिख सकता हूं, इसका मतलब यहां पे nu ये जो होता है बेटा ये कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। गुड। अब यहां पे ये जो n1 है मैं ये भी बता देता हूं आप क्या, n1 और u1, ठीक है, ये दोनों जो है ये न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट इन फर्स्ट यूनिट सिस्टम ठीक। इसी तरह से आपके पास जो n2 u2 है, मैं यहां पे लिख देता हूं, जो आपके पास n2 और u2 है ये है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेकेंड यूनिट सिस्टम। ठीक, लेकिन इसके चेंज होने से मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब n1 u1 बराबर होगा n2 u2 के। क्या बेटा आपको बात समझ में आ रही है? ठीक, तो अब मान लीजिए कि ये जो आपके पास ये यूनिट है, मान लीजिए कोई भी फोर्स का है, डेंसिटी का है, टाइम का है, लेंथ का है, एक्सेलरेशन का है, किसी दूसरी चीज का है, तो मुझे बताइए क्या ये चेंज होगा? नहीं। इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, चाहे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सीजीएस में हो, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला एसआई में हो, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला एमकेएस में हो, बेटा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला तो सेम ही रहना है, मैंने आपको कल बताया था। तो इसका मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला इसका सेम है, तो मतलब इसका यूनिट सेम है। देखो तो आपके पास अब क्या चेंज होगा? चेंज होगा इसका पावर। देखो क्या पावर किस तरह से चेंज होगा। मान लीजिए यहां पे आपके पास अगर एक यूनिट सिस्टम में आपके पास मान लेते हैं कि यहां पे MALBOTC है, ये जो आपके पास ये M है ये आपके पास है यूनिट सिस्टम ऑफ मास, है ना, जो मास का यूनिट है यहां पे यूनिट ऑफ मास इन फर्स्ट यूनिट सिस्टम। तो इसी तरह से L का पावर B, T का पावर C, तो मतलब आपके पास N1 U1 जो बराबर है N2 U2 के, तो N2 किसके बराबर होगा बेटा? N1 डिवाइडेड बाई N2। तो इसका मतलब यहां पे मैं लिखूंगा N2 जो है वो बराबर होगा N1 इंटू U1 डिवाइडेड बाई U2। सही, वही चीज मैं यहां पे ले लेता हूं। अच्छा, अब ये जो U1 है ना बेटा, देखो तो देखो M1 M2 पावर सेम रहेगा, क्योंकि फोर्स में आपके पास जो फोर्स का आपने डायमेंशनल फॉर्मूला देखा था उसमें आपके पास था M
LT-2। बेटा इसमें मास एक बार है, लेंथ एक बार है, टाइम दो बार है डिवीजन में, तो मतलब ये सेम हर बार रहने वाला है, लेकिन मास का यूनिट SI में था क्या, केजी, CGS में था क्या, ग्राम। तो क्या M चेंज होगा, L चेंज होगा और टाइम चेंज होगा। जरा यहां पे देख सकते हैं, इसका मतलब N2 इज इक्वल टू N1, M1 बाई M2 ये चेंज होंगे और ऊपर पावर सेम आएगा। देखो पावर चेंज नहीं होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला इसका दोनों का सेम होगा, बस फर्क इतनी सी होगी कि एक में अगर केजी का यूनिट है, दूसरे में ग्राम का यूनिट होगा तो M चेंज होगा। एक में अगर सेंटीमीटर का यूनिट है, दूसरे में मीटर का यूनिट होगा तो मतलब L चेंज होगा। इसी तरह से एक में अगर सेकंड का यूनिट है, दूसरे में मिली सेकंड का मान लो तो टाइम चेंज होगा। तो मैं लिखूंगा M1 बाई M2 पावर A, L1 बाई L2 पावर B और T1 बाई T2 पावर C। बात समझ में आ रही है? तो M1 जो यहां पे है ये यूनिट ऑफ मास इन फर्स्ट यूनिट सिस्टम। ठीक, मान लीजिए जैसे कि M1 में मान लेता हूं SI है, तो यहां पे क्या हुआ kg। यूनिट ऑफ मास इन सेकंड सिस्टम जो है M2, मान लो CGS में तो आपके पास ग्राम। इसी तरह से L1 मान लो SI में आपके पास मीटर, CGS में मान लो सेंटीमीटर। इसी तरह से T1 यूनिट ऑफ टाइम इन फर्स्ट सिस्टम मान लो सेकंड है, और T2 यूनिट ऑफ मास इन सेकंड सिस्टम मान लो वो मिली सेकंड है। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब आई कैन राइट इट एज N2 is equal to N1, और आपके पास जो M1 जो पहले यूनिट सिस्टम में है डिवाइडेड बाय M2, पावर इनका सेम ही होगा, वो चेंज नहीं होगा। इसी तरह से L1 डिवाइडेड बाय L2 पावर सेम है। इसी तरह से T1 डिवाइडेड बाय T2 पावर सेम है। ठीक है, क्या ये चीज है? तो बेटा आपको याद ये नहीं रखना है, आपको याद इसमें रखना है ये वाली चीज, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। तो एक बार वीडियो को पॉज करो, इसे लिखो, आगे बढ़ते हैं। अब चलो वही कंसेप्ट जो अभी तक हमने समझा है उसी को अप्लाई करके देखते हैं। तो आपके पास यहां पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन है, कन्वर्ट 1 न्यूटन SI यूनिट ऑफ फोर्स इनटू डाइन CGS यूनिट ऑफ फोर्स, है ना। तो जरा देखते हैं, हम जानते हैं कि आपके पास जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज क्या, कांस्टेंट। तो मतलब n टाइम्स u इज कांस्टेंट, या क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। तो इसका मतलब जो आपके पास ये N1 U1 है, जरा देखना यहां पे आपके पास ये N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 जो है, इसमें आपके पास ये जो N1 है हियर, N1 मान लीजिए ये जो आपके पास है ये न्यूमेरिकल वैल्यू मान लीजिए, न्यूमेरिकल वैल्यू इन SI सिस्टम। इसी तरह से N2 जो है इसको मान लीजिए न्यूमेरिकल वैल्यू इन CGS सिस्टम। इसको मैं इस वाले क्वेश्चन को पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा, आगे ऐसा नहीं होगा, तो जरा इसके लिए ध्यान दें। इसी तरह से आपके पास जो U1 है दैट इज यूनिट सिस्टम, कौन सा, अरे N1 जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू SI का है, तो ये भी SI का हुआ ना, SI। और U2 जो है ये आपके पास है यूनिट सिस्टम, कौन सा, CGS। ठीक, तो चलो जरा देखें। तो मतलब आपके पास N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। देखो N1 आपको पता है न्यूमेरिकल वैल्यू इन SI यूनिट सिस्टम, बता दो 1। अच्छा, CGS सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू आपको पता नहीं, कैलकुलेट करना है। यूनिट सिस्टम जो आपके पास SI में है दैट इज न्यूटन, और यहां पे जो है दैट इज डाइन। बात समझ आई? तो मतलब आपके पास कैलकुलेट करना है N2, तो मैं लिखूंगा जो N2 आपके पास है दैट इज N1 इंटू U1 डिवाइडेड बाई U2। ठीक, अच्छा U1 क्या है सर, ये भी आपके पास इसमें U1 जो है दैट इज यूनिट, यूनिट बोले तो डायमेंशन। तो मतलब आपके पास N2 इज इक्वल टू N1, ऊपर लिखेंगे M1 L1 T1 पावर A B C, नीचे लिखेंगे दूसरा यूनिट है तो M1 L1 T1 पावर A B C।
ठीक, तो मतलब यहां पे आपके पास सॉरी यहां पे ये एम एन ये वाला जो है, अब चूंकि ये यूनिट अब चेंज होगा तो ये 2 2 और 2, ठीक है बेटा। अब जरा एक चीज देखो, यहां पे ये जो मैंने इसका पावर लिखा m का m1 का a, यहां पे m2 का भी a लिखा, सर ऐसे कैसे? क्योंकि यहां पे अगर आप देखेंगे ये दोनों क्वांटिटीज जो है ये फोर्स ही है, और हम जानते हैं कि जो फोर्स का डायमेंशन आपके पास है दैट इज mlt-2, तो मतलब ये डायमेंशन सेम रहेगा SI के लिए भी और CGS के लिए भी। तो मुझे बताइए क्या मैं लिखूं N2 जो आपके पास है दैट इज N1, और यहां पे लिखूंगा M1/M2, पावर जो आएगा A, इसी तरह से L1/L2 पावर आएगा B, और T1/T2 और पावर आएगा C। ठीक, अच्छा एक और चीज देखो, तो मुझे बताइए फोर्स के लिए ये A, B और C क्या है? फॉर फोर्स A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 1 और T इज इक्वल टू -2। जरा चेक करके देखो, A1 B1 T-2, सही। तो यहां पर यूज करके देखो, तो आपके पास N2 जो है दैट इज N1। देखो अब M1 जो है चेक करके देखो, ये यूनिट सिस्टम है SI का, तो इसमें क्या है? मास का यूनिट, सो 1 kg डिवाइडेड बाय M2 CGS का है, जरा चेक करके देखो, तो मतलब 1 ग्राम, पावर आएगा 1। आगे देखो, अब यहां पे L1 SI में यूनिट क्या है? लेंथ का, देखो U1, तो L1 इसी में से आएगा। तो SI में यूनिट क्या है? मीटर, सो 1 मीटर डिवाइडेड बाय CGS में है 1 सेंटीमीटर, पावर आएगा 1। इसका 1 सेकेंड उसमें भी है और 1 सेकेंड CGS में भी है, पावर आएगा -2। ठीक, तो मुझे बताइए क्या आपके पास N2 विल बी इक्वल टू, देखो तो N1 आपके पास 1 है, क्यों? चेक करो तो न्यूमेरिकल वैल्यू SI में 1 है, तो 1 kg बोले तो 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम। इसी तरह से 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर होगा डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर। इसी तरह से 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, पावर आएगा -2, यहां पे 1 और यहां पे 1। देखो ये ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, और एनीथिंग 1 का पावर कुछ भी करो 1 ही आता है। तो मतलब आपके पास N2 जो आएगा दैट इज 1 इंटू 10 रेज़ पावर 3, अरे 1000 है ना, और यहां पे 10 रेज़ पावर 2 और यहां पे 1। तो मुझे बताइए N2 किसके बराबर आया? देखो 10⁵ और 2 बेस सेम पावर से रिलेटेड, तो 10 रेज़ पावर 5, तो इसका मतलब 1 न्यूटन जो है दैट्स इक्वल टू 10 रेज़ पावर 5 डाइन। ठीक, क्योंकि यहां पे अब यूनिट जो आया वो ग्राम आया, तो मतलब इसका जो यूनिट होगा वो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड हो, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो मतलब यहां पे आपके पास 1 न्यूटन इज 10 रेज़ पावर 5 डाइन। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो एक बार वीडियो को पॉज करो, लिखो और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे चलते हैं, यहां भी क्वेश्चन अराउंड सेम ही है। आपको यहां पे बताना है 1 जूल ऑफ वर्क, जो SI यूनिट ऑफ वर्क है ना, इसको अर्ग में कन्वर्ट करना है, जो CGS यूनिट है, CGS यूनिट ऑफ वर्क, ये अर्ग नहीं है, दिस इज CGS यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, तो चलो जरा देखते हैं। हम जानते हैं कि मैग्नीट्यूड जो है ये कांस्टेंट है, तो मतलब N1U1 इज इक्वल टू N2U2। यहां पे N1U1 जो है इसको आप रखो SI सिस्टम के लिए और इसको रखो CGS सिस्टम के लिए। तो मतलब यहां पे आपके पास N2, अब देखो N1 जो है यहां पे आपको बताना है 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग।
ठीक, तो मतलब यहां पे आपके पास N1 जो है दैट्स इक्वल टू 1, इतना तो आपको पक्का हो गया। साथ साथ आपके पास जो वर्क का डायमेंशन है दैट इज ML2T-2, सही। तो अब मुझे बताइए क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं, इसका मतलब आई कैन राइट इट एज N2 इज इक्वल टू N1 इंटू U1 डिवाइडेड बाई U2, सही। तो मतलब आपके पास N2 जो है दैट्स इक्वल टू N1, देखो U1 आपके पास जो लिखा जाएगा, अब मैं पूरा एक ही स्टेप में लिख देता हूं, दोनों यूनिट है तो मास का कंट्रीब्यूशन, टाइम लेंथ का कंट्रीब्यूशन और टाइम का कंट्रीब्यूशन दोनों में सेम होगा, भले ही यूनिट्स डिफरेंट हो। तो मैं लिखूंगा M1 बाई M2 पावर A, L1 बाई L2 पावर B और T1 बाई T2 पावर C। अब जरा मुझे बताइए आपके पास ये A किसके बराबर होगा, तो जरा चेक करो, इसको अगर हम फर्स्ट दे दें और ये सेकंड रखें तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बताओ n ये a किसके बराबर, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड a किसके बराबर है 1, b किसके बराबर है 2 और c किसके बराबर है -2। साथ साथ SI यूनिट सिस्टम ऑफ मास क्या है, SI यूनिट सिस्टम मास का क्या है kg और टाइम का क्या है सेकेंड, लेंथ का क्या है बताओ मीटर। इसी तरह से CGS सिस्टम क्या है, CGS यूनिट सिस्टम में मास का क्या है ग्राम। इसी तरह से टाइम का बता दो सेकेंड, लेंथ का बता दो क्या सेंटीमीटर। तो अब ये चीज इसमें यूज करो इस इक्वेशन 2 में, यूजिंग इन इक्वेशन 2। तो क्या मैं लिख सकता हूं आपके पास N2 जो है दैट इज N1 और M1 की जगह मास का यूनिट किस में SI में, देखो तो N1 U1 SI का है, N2 U2 CGS का है। तो M1 SI यूनिट सिस्टम में मास का यूनिट दैट इज kg डिवाइडेड बाय 1 ग्राम पावर 1। इसी तरह से 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर पावर 2, 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड पावर -2। तो N2 जो आएगा दैट इज N1 आपके पास जरा देखो तो N1 आपके पास यहां 1 के बराबर, यहां पे आएगा 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम और ये आएगा 100 मीटर सेंटीमीटर सॉरी डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर और यहां पे आएगा 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड रेज़ पावर -2, यहां पे 2 और यहां पे 1। तो अगर आप देखें तो आपके पास N2 देखो तो ये गया इसके साथ, ये गया इसके साथ, ये गया इसके साथ, तो आपके पास आया 10 रेज़ पावर 3 और यहां पे आया पावर इसका 1 और 1 मल्टीपल में था। और इसी तरह से यहां पे आपके पास मल्टीप्लाइड में आया 10 रेज़ पावर 2, पावर आया 2 और इसके बाद आया यहां पे 1 रेज़ पावर -2। तो मुझे बताओ क्या N2 आपके पास कितना आया जी 10 रेज़ पावर 3 इंटू 10 रेज़ पावर 2 इंटू 2 4। सो दैट मीन्स N2 इज 10 रेज़ पावर 7। इसका मतलब जो 1 जूल है दैट्स इक्वल टू 10 रेज़ पावर 7 अर्ग। ये आपके पास जूल जो है वो SI यूनिट सिस्टम है, अर्ग जो है वो CGS यूनिट सिस्टम है। तो एक बार वीडियो को पॉज करो, लिखो, आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब जरा क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके देखते हैं। अभी तक आपको जो यूनिट सिस्टम्स बताए गए थे वो आपको बताए गए थे जो फंडामेंटल यूनिट्स है, चाहे सीजीएस में हो या एसआई में हो। लेकिन क्या होगा तब जब एग्जामिनर अपने मन से कोई यूनिट सिस्टम बना देता है। ये जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर आपको वही यूनिट्स दे, लाइक फॉर एग्जांपल वो कन्वर्ट करने को बताए आपको दिस वन रूल ऑफ वर्क टू यू नो अर्क, इसी तरह से 5 न्यूटन ऑफ फोर्स टू लाइक व्हाटएवर, वो आपको बोले डाइन में कन्वर्ट करो। ऐसा जरूरी नहीं है, हर बार ऐसा नहीं होता है। वो क्या करता है कि एग्जामिनर कभी कभी अपने मन से यूनिट सिस्टम बना देता है, जिस तरह से यहां पे इस क्वेश्चन में दिखाया गया है। इस क्वेश्चन में बताया गया है द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इन सीजीएस यूनिट सिस्टम इज 8 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब आपके पास इन सीजीएस सिस्टम आपके पास जो डेंसिटी है रो दैट इज 8 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, इन ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज 5 सेंटीमीटर। देखो अब यहां पे कोई दूसरा यूनिट सिस्टम है ही नहीं, इसने अपने मन से यूनिट सिस्टम बना दिया है। 5 सेंटीमीटर लेंथ का यूनिट है। बात समझ में आ रही है? अभी तक हमारे पास क्या था लेंथ का यूनिट? 1 सेंटीमीटर सीजीएस में, एसआई में 1 मीटर, यहां पे क्या है 5 सेंटीमीटर। कोई रैंडम यूनिट है, ठीक है। तो आपके पास अब यहां पे ओके, तो अब जो रैंडम यूनिट सिस्टम है, या मैं यू लिखूं सेकंड यूनिट सिस्टम, वो आपके पास लेंथ का जो यूनिट है, यूनिट ऑफ लेंथ दैट इज 5 सेंटीमीटर। इसी तरह से यूनिट ऑफ मास इज 20 ग्राम। अच्छा, अब व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल? अब यहां पे आपको बताना है डेंसिटी ऑफ मटेरियल। एक चीज जो है वो यहां भी हम जानते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है इस क्वांटिटी का वो चेंज नहीं होगा, चाहे आप यूनिट सिस्टम कितना भी चेंज कर लो। आप यूनिट सिस्टम आप इसको रैंडम यूनिट सिस्टम लाइक 5 सेंटीमीटर या 8 या 20 ग्राम लगा दो, या आप सीजीएस बना दो, या एमकेएस बना दो, या एफपीएस बना दो, या एसआई बना दो, इसका मैग्नीट्यूड क्वांटिटी का सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। मतलब अगर ये पेन मेरे पास है तो पेन को मैं मेजर करूं एसआई यूनिट सिस्टम में, फिर मेजर करो इसका जो मास है वो मेजर करो एसआई यूनिट सिस्टम में, फिर मेजर करूंगा सीजीएस में, तो क्या इसका मास चेंज होगा? नहीं, मास सेम रहेगा। तो मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। वही चीज यहां पे भी अप्लाई होगी। तो मतलब आपके पास मैग्नीट्यूड जो है इट विल रिमेन कांस्टेंट। मतलब n1u1 इज इक्वल टू n2u2। तो मुझे बताइए, अगर आपके पास ये जो सीजीएस यूनिट सिस्टम है, मान लीजिए इसको मैं बोल देता हूं U1 और इसको बोल देता हूं, ये जो सेकंड यूनिट सिस्टम है इसको बोल देता हूं U2, ठीक है। तो मुझे बताइए, क्या मैं लिख सकता हूं कि आपके पास, अब आप देखो, आपके पास n1u1 इज इक्वल टू n2u2, ठीक। जरा मुझे बताओ, सीजीएस यूनिट सिस्टम में इसका डेंसिटी है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो n1 क्या है? 8। इसी तरह से यूनिट क्या है? u1 इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, अब आपको डायमेंशन जरा बता दे, याद दिला देता हूं मैं डेंसिटी का। डेंसिटी होता था मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो m L-3, अरे यार वॉल्यूम का 3 ऊपर जाएगा -3 बनेगा। तो मतलब यहां पे आपके पास जो N2 होगा दैट विल बी N1 इंटू U1 डिवाइडेड बाय U2। तो मुझे बताइए, क्या N2 आपके पास देखो तो 8 इंटू U1 और U2, इसको मैं ऐसे लिखूंगा M1 डिवाइडेड बाय M2 रेज पावर A, L1 by L2 रेज पावर B, T1 by T2 रेज पावर C। जरा कंपेयर करके देखो तो मुझे बताइए, क्या यहां पे A का वैल्यू आया 1, B का वैल्यू आया -3, ठीक, और C का वैल्यू क्या आया जी? 0। तो मतलब आपके पास N2 जो है दैट इज 8 इंटू, अब देखो यहां पे M1 by M2, ठीक। तो M1 का CJ जो पहला हमारे पास यूनिट सिस्टम है, पहला U1, उसमें क्या है? ग्राम, 1 ग्राम डिवाइडेड बाय। दूसरे यूनिट सिस्टम में क्या है देखो तो,
20 ग्राम। दूसरे यूनिट सिस्टम में कितना यूनिट ऑफ मास? 20 ग्राम। तो मैं लिखूंगा डिवाइडेड बाय 20 ग्राम। पावर में 1 आएगा। लेंथ पहले वाले यूनिट सिस्टम में क्या है? सेंटीमीटर। अरे यार चेक करो तो अच्छा यहां पे क्या है? 20, यहां पे 5 सेंटीमीटर। तो मैं लिखूंगा 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 5 सेंटीमीटर और पावर में आएगा -3। बात समझ में आ रही है? तो आपके पास N2 जो है दैट्स इक्वल टू 8 इनटू, देखो ये भी आपके पास, ये भी ग्राम में है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं। तो अच्छा देखो ये गया इसके साथ, ये गया इसके साथ, सो 1 डिवाइडेड बाई 20 इनटू 1/5 रेज़ पावर -3। तो क्या ये उलट जाएगा? अरे यार -3 है। देखो हम जानते हैं कि 1 डिवाइडेड बाई x रेज़ पावर n जो होता है दैट्स x रेज़ पावर -n, ठीक है ना? तो इसी तरह से ये भी उलट जाता है ना। तो यहां पे मैं लिखूंगा N2 इज इक्वल टू 8 इंटू 1/20 इंटू 5 रेज़्ड पावर 3। सर कैसे? अरे भाई यहां पे 1/5 है, इसको रेसिप्रोकल किया तो ये माइनस ये खत्म हो गया ना। कैसे? अगर आप ऐसे लिखोगे 1 डिवाइडेड बाई 5 रेज़्ड पावर -3, ठीक? क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? 1 रेज़्ड पावर -3 डिवाइडेड बाई 5 रेज़्ड पावर -3, 1 रेज़्ड पावर -3 1 ही आएगा, और यहां पे डिवाइडेड बाई 5 रेज़्ड पावर -3 इसको ऊपर लेके चलो तो 1 इंटू 5 रेज़्ड पावर 3, वही मैंने यहां पे लिखा। तो आपके पास N2 आया 8 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 5 हो गया 25, मल्टीप्लाइड बाई 5 करेंगे तो 125। अच्छा अब देखो यहां पे ये 10, ये 4, तो जरा देखो N2 कितना आया? सॉरी 125, 4 से मल्टीपल करेंगे तो आएगा सीधा 500 डिवाइडेड बाई 10, तो वो आएगा N2 इज इक्वल टू 50। तो इस नए यूनिट सिस्टम में वो डेंसिटी का वैल्यू जो है दैट इज 50, इसका जो N2 है वो 50 है। अच्छा अब अगर मैं यूनिट सिस्टम में इसको पूरा का पूरा लिखूं तो मैं लिखूंगा जो डेंसिटी का वैल्यू अब इसमें U2 में आया दूसरे यूनिट सिस्टम में, दैट इज 50 पर 20 ग्राम 5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है? तो ये आएगा डेंसिटी ऑफ दिस मास इन सेकेंड यूनिट सिस्टम। बात आपको समझ में आई? तो एक बार वीडियो को पॉज करो और इसे लिखो, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो एक बार आप स्टेप्स को रिट्रेस कर सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं होगा। अगला जो आपके पास सवाल है, यहां पे भी वही बहुत सीधा सा और सिंपल सा सवाल है। द डेंसिटी ऑफ वुड इज 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये जो सीसी होता है ना, मैं आपको बता देता हूं, इसमें कई सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है ये सीसी क्या है। सो इट्स 0.5 ग्राम पर सीसी, सो इट्स एक्चुअली 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सीसी सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है? ऐसे लिखते हैं इसको। अच्छा, डेंसिटी ऑफ वुड इज दिस इन सीजीएस सिस्टम, कैलकुलेट इट्स कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इन एमकेएस सिस्टम, ठीक? तो आपके पास डेंसिटी जो है वो है 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जरा मुझे बताओ किस यूनिट सिस्टम में? सीजीएस? अरे यार आप सीधा सीधा देख सकते हैं सीजीएस यूनिट सिस्टम है। तो मान लीजिए इसको मैं बोल देता हूं U1। अब अगर आप देखेंगे आपको शायद इसी में बताया गया है कि कैलकुलेट इट्स कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इन एमकेएस यूनिट सिस्टम। तो एमकेएस यूनिट सिस्टम में अब हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम जानते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है ये रहने वाला है सेम, ये चेंज नहीं होगा। तो मतलब आपके पास N1U1 इज इक्वल टू N2U2। बेटा N2 फाइंड करना है ना, तो मैं लिखूंगा N2 इज इक्वल टू N1 इंटू U1 डिवाइडेड बाई U2।
सही चीज। तो आपके पास एक और चीज, जो ये डेंसिटी है, इसका डायमेंशन क्या है बेटा? इसका डायमेंशन सर इसका मास पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, तो मतलब m मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो L -3। तो मुझे बताइए इसका मतलब A का वैल्यू क्या होगा? 1 मास का पावर, B का वैल्यू क्या होगा? -3 लेंथ का पावर, और C का वैल्यू क्या होगा? 0 कौन सा? टाइम का पावर। तो मुझे बताओ क्या आपके पास N2 जो है दैट इज, अच्छा एक और चीज भी शायद मुझे पता है, वो ये है कि N1 कितना, तो जरा N1 बताओ कितना है? N1 आपके पास जो है दैट इज 0.5 ग्राम, तो N1 सीधा सीधा 0.5 है। तो मैं लिखता हूं आपके पास N2 जो है दैट इज N1 इंटू U1 की जगह मैं लिखूंगा M1/M2 पहले तो पावर A, L1/L2 पावर B, T1/T2 पावर C। तो मुझे बताइए क्या N2 आपके पास आएगा? देखो N1 आपके पास 0.5 है, और M1 जो मास का यूनिट है वो आपके पास है इस CGS में, देखो तो ये U1 है ना CGS, तो इसका आ गया आपके पास ग्राम, तो 1 ग्राम। ये जो CGS यूनिट सिस्टम है, CGS यूनिट सिस्टम में मास का यूनिट क्या है जी? 1 ग्राम। अच्छा MKS यूनिट सिस्टम में मास का यूनिट क्या है सर? किलोग्राम। तो मैं लिखूंगा 1 kg, और पावर क्या आएगा बेटा? A का पावर वैल्यू, A का वैल्यू 1 है तो 1 लिखेंगे। अच्छा इसी तरह से लेंथ का यूनिट जो आपके पास CGS में है दैट इज 1 सेंटीमीटर, और MKS में कितना है? मीटर। पावर क्या आएगा जी? -3। अच्छा इसके बाद टाइम का यूनिट, उसमें वैसे तो सेकंड है, उसमें भी सेकंड है, लेकिन पावर इसका 0 है तो कोई फर्क इससे पड़ेगा नहीं, है ना। तो आपके पास N2 जो है दैट इज इक्वल टू, देखो 0.5, और यहां पे आपके पास 1 ग्राम, किलोग्राम 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम। इसके बाद पावर इसका 1 है। अब जरा चेक करो 1 सेंटीमीटर पे 1 मीटर, तो मैं लिखूंगा 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर, पावर आएगा कितना? -3, बाकी वो 0 है, वो खत्म हो जाएगा। तो मतलब आपके पास N2 जो है दैट इज 0.5, और यहां पे ये गया इसके साथ, ये गया इसके साथ, तो वो आ गया आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 1000, और यहां पे आएगा 1 डिवाइडेड बाय 100 रेज़्ड पावर -3। अच्छा अभी मैंने आपको बताया कि इसको उलट सकते हैं तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा N2 जो आपके पास है दैट इज 0.5 10 रेज़्ड पावर -3, और ये उलट जाएगा तो आएगा आपके पास कितना? 100 रेज़्ड पावर 3। ठीक है, तो वो 100 रेज़्ड पावर 3 कितना आएगा? ओके सॉरी यहां पे ये गलत लिखा है हमने, तो ये आएगा सीधा सीधा कितना? 10 रेज़्ड पावर 3। ठीक है ना, तो ये आ गया आपके पास N2 इज 0.5 10 रेज़्ड पावर 3, और यहां पे आएगा ये 10 रेज़्ड पावर 2 और होल क्यूब भी। तो मतलब आपके पास N2 जो आया दैट इज, वैसे आप इसको 1/2 भी लिख सकते थे बट कोई दिक्कत नहीं, 0.5 और यहां पे आया 10 रेज़्ड पावर 3, और ये आ गया आपके पास 10 रेज़्ड पावर 3 × 2 6, तो कितना आया? बेस सर सेम, पावर सर एडेड, तो N2 आपके पास आया 0.5 × 10 रेज़्ड पावर 9, तो वो आ गया आपके पास N2 इज इक्वल टू 5 × ये आ गया आपके पास कितना? 5 × 10 रेज़्ड पावर 8, तो ये आ गया आपके पास इस डेंसिटी का वैल्यू किसमें? MKS यूनिट सिस्टम में। बात आपको समझ में आ रही है? ठीक, तो एक बार वीडियो को पॉज करो और इसे लिखो। चलिए जरा आगे बढ़ा जाए।
एक बारी वीडियोस ये जो आपके पास ये जो क्वेश्चन है, एक बारी इसके स्टेप्स को ना ज़रा रिट्रेस करो कि कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही होगी। अगर दिक्कत आ रही होगी तो फिर एक बारी थोड़ा सा जो पिछले क्वेश्चन हैं उनको दोबारा से रिवाइज करो ताकि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो देखो इसको एक बारी स्टेप्स को रिट्रेस करके देखो। मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या किया था। N2 इज इक्वल टू N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। तो आपके पास N2 जो है दैट इज N1 डिवाइडेड बाई U1 प्लस U2। अच्छा U1 जो है वो यूनिट है इसका CGS में, और U2 जो है दैट इज यूनिट इन MK सिस्टम। अच्छा CGS में अगर हम देखें तो आपके पास मास का यूनिट ग्राम होता है, इसमें किलोग्राम होता है MKS में। इसी तरह से लेंथ का यूनिट इसमें सेंटीमीटर होता है, उसमें मीटर होता है। तो वही मैंने लिखा 1 ग्राम डिवाइडेड 1000 ग्राम और 1 डिवाइडेड 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल हुआ, अगर ये 100 ऊपर जाएगी तो प्लस बनेगा यहाँ पे, तो वो आ गया देखो 10 रेज़ पावर। अच्छा यहाँ पे एक चीज शायद गलत हुई है, तो दिस इज 10 रेज़ पावर -3। ओके, क्योंकि ऊपर जाएगा तो 10 रेज़ पावर -3 बनेगा, तो 10 रेज़ पावर -3। तो यहां पे आपके पास दिस इज स्लाइड कैलकुलेशन एरर, बाकी कंसेप्ट वही है। तो यहां पे आप देख सकते हैं दैट इज N2 जो है दैट इज 0.5 इंटू 10 रेज़ पावर 3, या यूं कहिए कि जो आपके पास N2 है दैट इज 5 इंटू 10 रेज़ पावर 2। तो ये आपके पास आ गया N2 का वैल्यू इन MKS यूनिट सिस्टम। बाकी ठीक है ना? ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसी डायमेंशनल एनालिसिस का दूसरा जो एप्लीकेशन है उसकी बात करेंगे। आज हम 2 एप्लीकेशंस की बात करेंगे, उसके बाद तीसरा एप्लीकेशन हम अगली वीडियो में आपको मिलेगा। तो सेकंड एप्लीकेशन जो डायमेंशनल एनालिसिस का है दैट इज टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए गिवन रिलेशन। एक गिवन इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें डायमेंशनल एनालिसिस से मिलती है। हाँ, ये बात अपनी जगह सही है कि हर एक इक्वेशन का डायमेंशनल करेक्टनेस हम नहीं पता कर सकते, बट वो लिमिटेशंस में आएगा, वो आगे बताएंगे। तो यहां पे आपके पास डायमेंशनल करेक्टनेस किसी भी इक्वेशन का हम डायमेंशनल एनालिसिस से चेक कर सकते हैं। मतलब असल में डायमेंशनल एनालिसिस से हम किस तरह से चेक कर सकते हैं, इसको दूसरा एक नाम दिया जाता है, दैट्स कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है? वो ये बोलता है कि दो सेम तरह की इक्वेशन, दो सेम तरह के फिजिकल क्वांटिटीज को इक्वेट किया जा सकता है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल LHS में एक यूनिट हो तो वही सेम यूनिट RHS में होना चाहिए, वही चीज इसका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है। देखो, इफ इन ए गिवन रिलेशन द टर्म ऑन बोथ साइड्स हैज सेम डायमेंशन देन द रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। मतलब अगर ये आपके पास टाइम, यहां पे टाइम पीरियड है तो इसका टाइम का डायमेंशन है, तो मतलब इस पूरे के पूरे का डायमेंशन जो है वो किसका आना चाहिए? वो टाइम का ही आना चाहिए, तब ये डायमेंशनली करेक्ट है। इसी चीज को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी या होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। तो चलिए जरा इस वाले को देखते हैं। आपके पास यहां पे जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ LHS जो आपके पास है दैट इज टाइम पीरियड। ठीक, तो इसका डायमेंशन क्या है? दैट इज टाइम। यानी कि जो आपके पास ये टाइम पीरियड T है, इसका डायमेंशन होगा M0, L0 और T1। सही। अब जरा देखते हैं कि यहां पे जो डायमेंशन है इस पर 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G का, उसका क्या डायमेंशन है देखते हैं। नाउ डायमेंशंस ऑफ RHS, तो RHS का जो डायमेंशन है दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G। यहां पे L क्या है जी? ये लेंथ है, और G क्या है? ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अच्छा, इसका क्या डायमेंशन होगा? वही सेम जो एक्सेलरेशन का होगा। तो मतलब डायमेंशन जो आपके पास है 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G का, देखो इसका डायमेंशन होगा बराबर 2 पाई का डायमेंशन जो कि कांस्टेंट है तो कोई डायमेंशन नहीं, और अंडर रूट ऑफ L/G का डायमेंशन। ठीक, तो मतलब आपके पास वो बराबर आएगा, पहले वाले का कोई डायमेंशन नहीं। अब देखो यहां पे आपके पास आएगा लेंथ, अंडर रूट ऑफ लेंथ का आएगा L और ग्रेविटेशन का आएगा L/T-2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। ठीक, तो क्या मैं लिख सकता हूं? दैट इज अंडर रूट ऑफ L, देखो ये ऊपर लेके चलेंगे तो बनेगा L-1 और बनेगा T2।
ये कैंसिल, देखो बेस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो मतलब आपके पास यहां पे इसका जो डायमेंशन आया दैट इज L0 और T2 ऊपर से इसका रूट। अब रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा, तो मतलब जो डायमेंशन आपके पास आया 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G का, वो डायमेंशन आया किसके बराबर? टाइम। तो ये भी डायमेंशन ऑफ टाइम है। तो मतलब ये जो इक्वेशन यहां पे गिवन है, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। बात आपको समझ में आ रही है? तो चलिए एक बार वीडियो को पॉज करके इसको लिखो, आगे चलते हैं। अब मेरे पास यहां पे 4 इक्वेशंस, इन 4 इक्वेशंस को हमें ये देखना है कि डायमेंशनली करेक्ट है या ये इनकरेक्ट है। तो पहला आपके पास v इज इक्वल टू u प्लस AT। ये जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, इसको हम थोड़ा एक्सटेंड भी करते हैं। एक्सटेंड इन द सेंस इस तरह से कि सिर्फ LHS और RHS में डायमेंशन सेम नहीं होती, बल्कि अगर हम दो फिजिकल क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं या 2 फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करते हैं, उस केस में भी इनके डायमेंशन सेम होने चाहिए। मतलब हम हमेशा सिमिलर क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो आपके पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो है, उसके आपके पास 2 पॉइंट्स होंगे जिनको आप याद रखेंगे। पहली चीज, डायमेंशंस ऑफ LHS एंड RHS आर सेम, ये हमेशा सेम रहेंगे। दूसरी चीज, सिमिलर क्वांटिटीज या क्वांटिटीज विद सेम डायमेंशन quantities with same dimension can be added or subtracted। मतलब जो डायमेंशन v का होगा वही डायमेंशन u का होगा, वही डायमेंशन AT का होगा। तो चलिए जरा इन 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जरा याद रखें। जरा इस आप पहली इक्वेशन को देखते हैं। ये जो v इज इक्वल टू u प्लस AT है, इसमें ये v क्या है बेटा? ये फाइनल वेलोसिटी। तो इसका मतलब v का डायमेंशन क्या है? सर LT माइनस 1। अरे वेलोसिटी का डायमेंशन होगा ना। इसी तरह से u क्या है? ये इनिशियल वेलोसिटी हुआ। अच्छा, इसका डायमेंशन क्या है? सर इसका भी LT माइनस 1 होगा। यहां तक तो सेम है। अच्छा, आप जरा देखो, ये जो AT है इसका डायमेंशन क्या है? A जो एक्सेलरेशन है, जो T टाइम है, उसका डायमेंशन आएगा एक्सेलरेशन का LT माइनस 2 और टाइम का T, तो वो आ गया आपके पास कितना? LT माइनस 1। तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ AT। तो मतलब ये जो इक्वेशन है, दिस इंप्लाइज, जो आपके पास इक्वेशन है V इज इक्वल टू U प्लस AT, दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। बात समझ में आई? अब चलते हैं हम दूसरी इक्वेशन की तरफ, ठीक है? तो दूसरी इक्वेशन जो आपके पास है, S इज इक्वल टू, अब इसमें से जो है देखो, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस AS। ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन आपके लिए होमवर्क है, आप इसको घर पे चेक करेंगे कि इसका ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। वो वाला इक्वेशन आपको मैं दिखा देता हूं। तो आपके पास इक्वेशन जो है दैट इज V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस AS। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से डायमेंशनल फॉर्मूला जो है V स्क्वायर का, वो बराबर होना चाहिए U स्क्वायर के, और वो बराबर होना चाहिए ट्वाइस AS। ठीक, यहां पे जरा देखते हैं कि जो V है वो वेलोसिटी है, तो डायमेंशन जो V स्क्वायर का है दैट इज LT माइनस 1 और ऊपर से स्क्वायर, तो वो आएगा L2T माइनस 2। ठीक है, इसी तरह से आपके पास जो U स्क्वायर है, इसका जो डायमेंशन है दैट इज LT माइनस 1 और यहां पे स्क्वायर है, तो इसका आएगा L2T माइनस 2। ठीक है, इसी तरह से आपके पास जो है 2AS, इसका डायमेंशन अगर हम देखें, 2 तो कांस्टेंट है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपके पास आएगा LT माइनस 1 एक्सेलरेशन का और डिस्प्लेसमेंट का L, तो वही आएगा आपके पास क्या? L2T
-2। तो इसका मतलब आप यहां पे देख सकते हैं कि जो v स्क्वायर है इसका डायमेंशन बराबर है किसके, u स्क्वायर के, और इसका डायमेंशन है बराबर किसके, 2as। तो मतलब ये इक्वेशन आपके पास जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है। तो एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है, दूसरा मैं आपको दिखा देता हूं। अब आपके पास एक और इक्वेशन है, ये लास्ट है इसमें, s इज इक्वल टू s nth इज इक्वल टू u प्लस 1/2a इंटू 2n माइनस 1। बेटा यहां पे ये जो s है, दिस s इज एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट, u जो है ये इनिशियल वेलोसिटी है, और a जो है ये एक्सेलरेशन है। अब आप सोच रहे होंगे सर अगर s डिस्प्लेसमेंट है, u इनिशियल वेलोसिटी है, तब तो इसका डायमेंशन सेम है ही नहीं। तो क्या यहां पे आपको ऐसा नजर आ रहा है कि डायमेंशन ऑफ s इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u? बात समझ आई? तो क्या इसका मतलब ये डायमेंशन इनकरेक्ट है? नहीं, ये डायमेंशनली तब भी करेक्ट है। देखो कैसे, ये जो असल में s nth होता है, इट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड बाय पार्टिकल। मतलब आपके पास एक पार्टिकल है जो यहां से चला यहां तक, मान लीजिए t इज इक्वल टू 0 पे से यहां से स्टार्ट किया, t इज इक्वल टू 1 पे यहां है, t इज इक्वल टू 2 पे यहां है, और इसी तरह से t इज इक्वल टू 3 पे ये कहीं यहां पे है। मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट सेकंड विल बी दिस फर्स्ट सेकंड, और ये होगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन सेकंड, ये होगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन थर्ड सेकंड, और इसी तरह आगे जो होगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन फोर्थ सेकंड। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन थर्ड सेकंड जो है दैट इज, देखो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड, थर्ड, तो वो होगा t3 माइनस t2। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड होगा दैट विल बी sn माइनस sn माइनस 1। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n सेकंड्स, ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n सेकेंड्स, और ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n माइनस 1 सेकेंड्स। बात समझ में आ रही है? नाउ दिस इज nth सेकेंड हियर एंड दिस इज n सेकेंड्स, टाइम यहां पे n सेकेंड्स है ना। तो आप जरा देखते हैं इस चीज को। तो आपके पास जो s nth है, मान लीजिए जो s n सेकेंड्स है, दैट इज, देखो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, तो हम लिखेंगे u इंटू t की जगह अब n, यहां पे t जो है वो n के बराबर है, तो u इंटू n प्लस 1/2 a इंटू n स्क्वायर। इसी तरह से जो s n माइनस 1 सेकेंड्स है दैट इज u n माइनस 1 प्लस 1/2 a n माइनस 1 स्क्वायर। अब जरा डिफरेंस करो, देखो तो क्यों, क्योंकि मेरे पास जो s nth है दैट इज s n माइनस s n माइनस 1, तो आपके पास जो s nth अब यहां पे निकल के आता है दैट्स इक्वल टू s n माइनस s n माइनस 1। तो मतलब s nth जो आपके पास है दैट इज u n प्लस 1/2 a n स्क्वायर माइनस, अब अंदर आएगा यहां पे u n माइनस 1 प्लस 1/2 a, और यहां पे आएगा क्या, n माइनस 1 होल स्क्वायर। तो इसका मतलब जो आपके पास s nth है दैट्स इक्वल टू u n प्लस 1/2 a n स्क्वायर। जरा देखो कुछ यहां पे ये इसको पूरा एक्सपेंड करके देखो, तो ये आएगा u n माइनस u प्लस 1/2, इसको एक्सपेंड करेंगे तो n स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2n, तो वो आएगा 1/2 a n स्क्वायर, और उसके बाद जो प्लस 1 आएगा उसके साथ 1/2 a, और उसके बाद माइनस 2n आएगा तो आएगा माइनस 1/2 a इंटू 2n, ये गया इसके साथ कैंसिल, n तो ये गया इसके साथ, ठीक है ना। तो इसका ब्रैकेट क्लोज करते हैं। तो अब जरा देखो यहां पे s nth जो है वो निकल के आया, देखो पहला टर्म आपके पास है un प्लस 1/2 an स्क्वायर, इसके बाद आगे क्या है, इस माइनस से थ्रू आउट मल्टीपल करेंगे तो आएगा माइनस ऑफ un प्लस ऑफ u, और उसके बाद माइनस ऑफ 1/2 an स्क्वायर, और उसके बाद माइनस ऑफ
1/2a और उसके बाद प्लस ऑफ n इंटू ए। देखो क्या कैंसिल हो रहा है, ये गया इसके साथ, ये गया इसके साथ, तो आपके पास जो एस nth है दैट्स इक्वल टू u और यहां पे प्लस an माइनस 1/2a। तो जरा एक काम करो, यहां पे लिखो इसको एस nth इज इक्वल टू u प्लस 1/2a बाहर करो, तो यहां से 1/2a बाहर किया तो 1 बचा, लेकिन यहां से 1/2a बाहर करेंगे तो आएगा 2n और आएगा -1। बट आपको यहां पे एक और चीज का ख्याल रखना था जो आपको मैं अब बताता हूं, जरा ध्यान से। यहां पे ये टाइम था तो u का मल्टीपल यहां पे 1 भी था शायद, ठीक, और यहां पे इस एक्सेलरेशन के साथ 1 स्क्वायर मल्टीपल में था। ये जो 1 स्क्वायर है ये टाइम का स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में है, तो मतलब यहां पे मल्टीप्लिकेशन में 1 है और यहां पे मल्टीप्लिकेशन में 1 स्क्वायर है। इसी तरह से यहां पे ये जो 1 है यहां पे इसका u इंटू यहां पे ये जो अब इक्वेशन असल में दिख रहा है आपको, ये इक्वेशन असल में है u मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1/2a। ध्यान से देखें, 1/2a इंटू, अब यहां पे ये जो a है इसके साथ टाइम स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन है। देखो बेटा यहां पे टाइम स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन है, तो मतलब यहां पे आपके पास ये टाइम स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन है। तो यहां पे अगर मैं इस इक्वेशन में यहां पे देखो u मल्टीप्लाइड बाई 1, तो अब यहां पे ये जो 1 है ये 1 सेकेंड है, तो मतलब ये भी आपके पास अब डिस्प्लेसमेंट का ही डायमेंशन आया। अब यहां पे ये a इंटू n, ये जो a इंटू n आपको यहां नजर आ रहा था इधर पे, देखो a इंटू n ये वाला, देखो 1/2a यहां पे है n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2n, असल में वो माइनस 2n इंटू 1 था, तो मतलब यहां भी आपके पास इसके साथ 1 मल्टीप्लाइड है टाइम का, बात समझ आया। और यहां पे जो आपके पास है ये 1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड है। तो जरा देखो तो एस nth जो है, अगर मैं यहीं पे इसका डायमेंशंस देखूं, पहले मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको, कहीं आप ये सोच रहे हो कि ये वो इक्वेशन है ही नहीं। तो आपके पास जो एस nth है दैट इज u इंटू 1 प्लस 1/2a। आप देखो यहां पे 1/2a इंटू 1 में कर देता हूं, ठीक, तो अंदर क्या बचा, यहां पे बचा 2n, ठीक, और 2n और यहां पे बचा आपके पास -1। देखो वही आपके पास आता है u प्लस 1/2a इंटू 2n -1। लेकिन यहां पे आपके पास ये जो 1/2a है, देखो आप इस इक्वेशन को जरा आप एनालाइज करके देखो। ये अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो आपको पता चलेगा डिस्प्लेसमेंट जो यहां पे है इसका जो डायमेंशन है वो l है। इसके बाद जो डायमेंशन है u इंटू 1, ये 1 जो है ये सेकंड है, तो lt -1 और यहां पे t का ऐसे, तो ये भी l है। इसी तरह से जो यहां पे ये वाला डायमेंशन है an का, an इंटू 1, अच्छा देखो तो यहां पे a का है lt -2, n का है t और यहां पे 1 का दोबारा से t, और ये t स्क्वायर इसके साथ कैंसिल होगा तो बचेगा l। इसके बाद अगर आप देखेंगे 1/2a इंटू 1 स्क्वायर, अगर आप इसका डायमेंशन देखोगे तो वो 1/2, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। 1/2 जो है ये डायमेंशन लेस है, तो यहां पे आपके पास ये आएगा l t -2 और यहां पे जो 1 है इसका आएगा t2 स्क्वायर में है ना, तो आपके पास यहां पे भी इसका डायमेंशन आएगा l। तो आप देख सकते हैं डायमेंशन यहां पे सभी टर्म्स का सेम है, जो फाइनली ये इक्वेशन निकल के आता है। तो ये आपके पास जो है इक्वेशन फाइनली आप यहां पे देख सकते हैं कि ये इक्वेशन जो अभी जो आपके पास है दैट इज डायमेंशनली करेक्ट। बात समझ में आ रही है? तो एक बार वीडियो को पॉज करके इसको लिखो। चलिए, तो आज का लेक्चर जो है वो यहां पे हम खत्म करते हैं। इसमें आपके पास दो एप्लीकेशन जो डायमेंशन एनालिसिस के है वो हमने कंक्लूड कर लिए हैं। अब एक और एप्लीकेशन है जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में वो कंप्लीट करेंगे। उसके साथ हम लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।